हेलो स्टूडेंट्स, कोल्ड वॉर के अगले फेज़ के बारे में डिस्कशन करने के लिए मैं एक बार फिर आज आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम जो कोल्ड वॉर था, शीत युद्ध जो था, वो 1953 से 1962 तक का इसका एक स्पैन माना जाता है। जब हम अलग अलग कालखंडों में उसको डिवाइड करते हैं तो आज हम 1953 से 1962 वाला जो कालखंड था उसके बारे में बात करने को हम जुड़ रहे हैं। अ, अ, मैंने आपसे कहा था शुरुआत से ही, पिछली क्लास में भी मैंने इस बात पर इंसिस्ट किया था कि शीत युद्ध जो था वो देशों के मध्य तो संबंधों की कहानी कहता ही था, लेकिन कहीं न कहीं इन देशों के जो नेता थे, जो नेतृत्व था इनका, उनकी पर्सनैलिटीज़ जो है उसका भी बहुत ज़्यादा असर इस सब पर पड़ता था। और स्टालिन जो थे उन्होंने किस तरह से उस वक़्त के तत्कालीन परिस्थितियों को प्रभावित किया था, या प्रेसिडेंट जो हैरी ट्रूमन थे अमेरिका के, उन्होंने किस तरह से अमेरिका के लिए पॉलिसीज़ बनाई। तो काफ़ी हद तक जो व्यक्ति जो उस ऑफिस में था, उन्होंने भी इस शीत युद्ध को, जिसे हम कहते हैं, परिभाषित करने की एक भूमिका निभाई। और इसीलिए महत्वपूर्ण बात यह है कि 1953 में जोसेफ स्टालिन की डेथ हो गई और निकिता ख्रुश्चेव जो थे वो उनकी बजाय सोवियत संघ के नेता बने। और इधर इसी तरह हैरी ट्रूमन जो है वो अब राष्ट्रपति नहीं थे और उनकी जगह ले ली थी ड्वाइट डी आइसेनहावर ने। तो ख्रुश्चेव और आइसेनहावर जो थे वो अपने आप में खुद दो बड़े कद के नेता थे, जिन्होंने काफ़ी हद तक 1952 से 53 से लेकर 1962 1953 टू 1962 जो पूरा यूएसएसआर के रिलेशंस की जो स्थितियां थी उसको प्रभावित किया। कुछ महत्वपूर्ण बातें हमको यहाँ याद रखनी होंगी और ये सब मैं आपको जो डिटेल नोट्स दूंगी उसमें आपको मिल जाएगा। कुछ और इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट्स अब तक रहे, इसमें ख़ास बात ये थी कि सोवियत यूनियन ने भी इस बीच 1949 में 1949 में एटॉमिक बम जो था, एटॉमिक वेपन बना लिया था। और बल्कि उन्होंने 1953 में तो हाइड्रोजन बम जो है वो भी बना लिया था। तो एक तरह से यूएसए की तुलना में अब यूएसएसआर अपने आप को, जहाँ तक हथियारों की बात थी, वो एक एडवांटेजियस पोजीशन में वो महसूस कर रहे थे। अब देखिए किस तरह से जो दो नए नेता आए हैं वो इस पूरी जो अब इन दो देशों के मध्य जो संबंध हैं उसको प्रभावित करते हैं। यही हम आज की क्लास में देखेंगे और किस तरह उन्होंने रिएक्ट किया और किस तरह के संबंध इन दोनों देशों के मध्य इस दौरान रहे। एक और जो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट, इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो था वो था 1955 में, 1955 में वॉर्सो पैक्ट जिसे कहा जाता है, या वॉर्सो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन था। मैं आपको बता चुकी हूँ पिछली क्लास में कि वॉर्सो बनने से पहले ही जो यूएसए वाला जो कैंप था, जो ग्रुप था, उन्होंने नेटो की स्थापना की थी, एक सैन्य संगठन था। तो एक तरह से एक जवाबी कार्यवाही जो है वो सोवियत संघ और उसके जो मित्र देश थे, उसके जो सपोर्टिव कंट्रीज थे या उसकी आइडियोलॉजी के जो कंट्रीज थे, उनके द्वारा की गई। और वॉर्सो पैक्ट में यूएसएसआर उसका नेता था, उसके नेतृत्व में बना। और काफ़ी कुछ जो पूर्वी यूरोप के देश थे, जो कि जहाँ पर सोवियत संघ की तरह कम्युनिस्ट सरकारें थीं और जो कि सोवियत कैंप के हिस्सा माने जाते थे, वहाँ पर वो जो देश थे, वो जो कंट्रीज़ थी, वो वॉर्सो पैक्ट में शामिल हुए। एक नक्शा मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ जिससे आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह से आप इस नक्शे में यदि थोड़ा सा ध्यान दें तो ये इस जगह पे ये जो पूरा ये ऑरेंज कलर जो आपको दिख रहा है, इनमें जो कंट्रीज़ हैं, यूएसएसआर है, पोलैंड है, जर्मनी है, चेकोस्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमानिया है, बुल्गारिया है, ये सारे देश जो थे ये वॉर्सो पैक्ट के कंट्रीज़ थे। ये देखिए वॉर्सो पैक्ट के मेंबर्स थे। और यहाँ आपको जो हरे रंग में नज़र आ रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस,
नेदरलैंड्स, डेनमार्क, नॉर्वे, इटली, इधर पुर्तगाल है। ये सारे जो देश थे ये नेटो के जो वेस्टर्न गुट था, जो वेस्टर्न ग्रुप था उसके, और नेटो नाम का जो सैन्य संगठन था उसके सदस्य थे। ये नक्शा आपको स्पष्ट तौर पर बताएगा कि यूरोप में इस समय अब किस तरह का डिवीज़न जो है वो हो चुका था, और यूरोप के देश जो हैं वो एक तरह से दो गुटों में विभाजित थे, जिसमें कि पूर्वी यूरोप जो है वो, जो कि भौगोलिक रूप से भी यूएसएसआर के पास पड़ता है, तो वो स्वाभाविक रूप से उनके अधिक प्रभाव क्षेत्र में रहा, और पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं वो वे अमेरिका वाले गुट में शामिल रहे। अब हमने बात की इधर क्रुश्चेव जब आते हैं, और इधर आइजनहावर जो है वो प्रेसिडेंट बनते हैं। दोनों ही स्वाभाविक रूप से अपने साथ नई प्रकार की नीतियां लेकर आए, और अब देखिए वो समय है जब कहीं ना कहीं जो दोनों देश हैं वे उनके अपने जो इंटरनल सिचुएशंस हैं, या जो उनका जो एक इंटरनल डेवलपमेंट है उस पर भी वो ध्यान देने लगे हैं, और इसका प्रभाव जो है वो किस प्रकार की नीतियां वे बना रहे हैं उस पर आपको बहुत स्पष्ट रूप में दिखाई देगा। क्रुश्चेव जो है वो एक प्रकार से एक नया कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, और उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि एक पीसफुल एग्जिस्टेंस रहे, एक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व कि वे चाहते थे कि एक वहाँ पर माहौल रहे। और इधर आइजनहावर जो हैं उन्होंने जो अपनी पॉलिसी थी, फॉरेन पॉलिसी, उसको न्यू लुक पॉलिसी का नाम दिया, न्यू लुक पॉलिसी। और न्यू लुक पॉलिसी का जो उन्होंने आधार बताए वो ख़ास तौर पे ये थे कि वे जो अमेरिकन जो इकोनॉमी है, जो अमेरिकन अर्थव्यवस्था है, उसको बिल्ड करने पे, उसको बनाने पर बहुत ध्यान देंगे। वे काफ़ी हद तक अपने न्यूक्लियर वेपन्स को और ज़्यादा डेवलप करेंगे। आप देख सकते हैं कि क्योंकि अब एक तरह का हाइड्रोजन बम बनाने से सोवियत संघ को एक एडवांटेज मिल जाता है, तो उसका एक रिएक्शन एक तरह से देखा जाए तो यूएसए की पॉलिसी में दिखता है। और इसी बीच सीआईए जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो उनकी गुप्तचर संस्था है, उनको उसको भी वे ज़्यादा एक्टिव कराने पर उन्होंने जोर दिया। और ख़ास बात एक और जो थी वो थी कि अब जो अभी तक अमेरिका ने बहुत ध्यान नहीं दिया था अपनी तमाम पॉलिसीज़ के बावजूद भी, कि जो नॉन अलाइन कंट्रीज़ जो अपने आप को कह रहे थे, या हम नॉन अलाइन ना कह के अभी हम ये कहें कि जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो देश थे, कि यहाँ पर और ज़्यादा दोस्ती बढ़ाई जाए, क्योंकि वो लगातार ये देख रहे थे कि सोवियत संघ जो है वो अपने अधिकार क्षेत्र में वृद्धि कर रहा है, और कहीं ना कहीं इसी को काउंटर करने के लिए उन्हें लगा कि उन्हें भी अपना प्रभाव क्षेत्र जो है वो केवल यूरोप तक फोकस ना रख के वो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो नवोदित देश थे उस पर भी वे थोड़ा बहुत ध्यान दें। स्वाभाविक रूप से दो नए नेता थे, और लगातार जो जिस तरह के कंपटीशन की स्पिरिट रही थी, जो टेंशन्स थी, तो अपने साथ कहीं ना कहीं अब देखिए एक अंतर्राष्ट्रीय छवि भी होती है। शायद वे दोनों ही यह भी चाहते थे कि एक नया प्रकार का माहौल उन्होंने दिया, दुनिया उनको इस नज़र से देखे। और इसी संदर्भ में जिनेवा में कॉन्फ्रेंस होती है स्विट्ज़रलैंड में 1955 में, जहाँ पर करीब करीब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की कॉन्फ्रेंसेस थी उसके करीब करीब 10 साल बाद पहली बार जो बड़े देश थे वे आपस में मिल रहे थे। यूनाइटेड स्टेट्स था, यूके था, फ्रांस और यूएसएसआर थे कि भाई एक हमें मिलना चाहिए और काफ़ी समय हो चुका है। और शायद ऐसा भी था कि इस बहाने जो टेंशन्स दोनों गुट, जिस तरह के गुट बन गए हैं और उन गुटों के बीच आने लगी है, वो भी दूर हो जाए। तो 1955 में जिनेवा कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके कि उन्होंने मुख्य रूप से जिस पर कंसंट्रेट किया वह था यूरोपियन सिक्योरिटी, यूरोप की सुरक्षा, डिसआर्मामेंट और ईस्ट वेस्ट रिलेशंस की जो पूर्व और पश्चिम के संबंध और हैं, और किस तरह निरस्त्रीकरण के बारे में वो बात कर चुके में कुछ बात करना शुरू करें। मैंने आपसे बार बार कहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
सभी ने इस बात को बहुत ज़्यादा इस बात पर इंसिस्ट किया था कि अब जब भी कोई समस्याएं हों तो उनका समाधान युद्ध के द्वारा न होकर शांतिपूर्ण बातचीत के द्वारा हो। तो लगातार एक दोनों देशों के बीच होड़ भी है। एक तरफ वो अपना शस्त्रीकरण बढ़ा भी रहे हैं। यूएसएसआर को लग रहा है कि यूएसए के पास यदि एटॉमिक पावर है तो उसके पास भी होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद देखिए वो जो द्वितीय विश्व युद्ध के जो अनुभव थे और उससे जो सीख मिली थी, बीच बीच में कहीं ना कहीं उसकी याद आपको इन देशों के मध्य आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे कि तमाम तनाव के बावजूद, तमाम शस्त्रीकरण के प्रयासों के बावजूद अब वे लोग कम से कम ये बात तो करते हैं कि निशस्त्रीकरण होना चाहिए, रिलेशनशिप्स में ईज होनी चाहिए। तो जिनेवा कॉन्फ्रेंस जो है स्विट्ज़रलैंड में हुई और उसके संदर्भ में जिनेवा स्पिरिट जो शब्द है, जिनेवा की भावना, यानी कि किस तरह से शांतिपूर्ण हर चीज़ों का हो, वो बहुत पॉपुलर हुआ उस समय। और इसी का शायद परिणाम था कि ऑस्ट्रिया के संदर्भ में एक ट्रीटी, एक संधि जो है वो 1955 में हुई। और ऑस्ट्रिया जो है वो एक फ्रंटलाइन जगह थी। बीच में उसकी अगर आप जोग्राफिकल लोकेशन देखें तो आपको समझ में आएगा कि उसकी एक बहुत ही सामरिक महत्व की जगह पर वो है। और अब तक ऐसा था कि ऑस्ट्रिया में दोनों ही गुटों की जो फोर्सेस थे वे तैनात रहते थे। और इस ट्रीटी के बाद, इस संधि के बाद ये तय किया गया कि अब दोनों ही तरफ से ट्रूप्स का विड्रॉल हो जाएगा और ऑस्ट्रिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना। और ऑस्ट्रिया ने उसी वर्ष यूनाइटेड नेशंस की, संयुक्त राष्ट्र संघ की मेंबरशिप भी ले ली। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों तरफ से संबंधों में दिक्कत आती है, लेकिन इसके बावजूद दोनों ही देश जो हैं उनको, और दोनों ही गुटों के जो सदस्य हैं उनको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि जो संबंध हैं वो बेहतर बनने चाहिए और उसके लिए हमें कहीं ना कहीं कुछ कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अब ख़ास बात जो हम देखेंगे बच्चों उसी संदर्भ में वो ये है कि इस सब के बावजूद कि दोनों ही गुट ये चाहते हैं कि संबंध अच्छे हो जाएं, लेकिन इसके बावजूद ऐसा होता है कि दोनों तरफ से संबंधों की स्थितियां जो हैं कुछ ऐसे घटनाक्रम हो जाते हैं कि ये दोनों देश जो हैं ये उस सिचुएशन को अवॉइड नहीं कर पाते और एक दूसरे के खिलाफ एक बार खड़े हो जाते हैं और ऐसे में काफ़ी टेंशन हो जाती है और कई बार वॉर लाइक सिचुएशंस आई कि बस अब लगा कि अब तो जो है वो युद्ध होने को ही है, लेकिन फिर भी वो अवर्ट हो गई। इस संदर्भ में जो एक बहुत महत्वपूर्ण एक और जो वो रहा, डेवलपमेंट रहा, उसके बारे में अब मैं बात करने जा रही हूँ। हंगरी में, हंगरी यूरोप का एक देश है। तो 1956 की घटना है। हंगरी अब तक सोवियत संघ के प्रभाव में रहा था, लेकिन जिस तरह की सोवियत संघ के प्रभाव के कारण वहाँ की सरकार की नीतियाँ थीं, तो वहाँ पर कुछ जो इंटेलेक्चुअल क्लास वहाँ की थी, ख़ास तौर पर उन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू की और ये कहा कि यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। और इसके लिए उन्होंने कहा कि केवल एक विचारधारा की पार्टी को हम स्वीकार नहीं करेंगे, आपको मल्टी, जिसे कहते हैं आइडियोलॉजिकल पार्टीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और काफ़ी प्रोटेस्ट हुए, लोग सड़कों पर उतर आए और उसका प्रभाव ये हुआ कि मजबूरी में सरकार को इलेक्शंस हुए और उन इलेक्शंस में इमरे नेगी जो हैं वे वहाँ के नेता बने। लेकिन सोवियत संघ ने ये सारा जो देखा, वो लोग बहुत क्लोजली वॉच कर रहे थे, तो सोवियत संघ की आर्मी ने हंगरी में एंट्री की और इस पूरे जो रिवोल्ट था एक तरह से और इस सारी सिचुएशन में जो विरोध जनता ने किया था उसको उन्होंने दबा दिया। और बड़ी
अजीब बात ये थी कि पूरा वेस्ट जो है वो इस पूरे को देख रहा था। जो यूएसए वाला गुट है वो बिल्कुल भी, उनको लग रहा था किस तरह से हंगरी में जो जैसे कहते हैं डिसेंट, एक विरोध का स्वर या एक अन्य विचारधारा की बात होने लगी है, उसका किस तरह से दमन किया जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस इंटरनेशनल लेवल पर दूसरी खड़ी हो गई थी, जिसके कारण उन लोगों ने सिवाय हंगरी के साथ सिंपैथी करने के कोई जिसे कहते हैं कॉन्क्रीट कदम नहीं उठाए। अब ये कौन सी महत्वपूर्ण घटना थी जिसके कारण जो वेस्टर्न ब्लॉक था उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा, क्योंकि उन्हें लगा कि एक ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रॉब्लम या एक सिचुएशन अराइज हो गई थी, जिसके कारण जिसने कि दुनिया का ध्यान अपनी ओर ज़्यादा खींच लिया, और ये था सुएज़ कैनाल का जो इशू था। मैं आपके लिए मैप्स यहाँ पर लगाए हैं। आप देख सकते हैं कि सुएज़ कैनाल जो है वो शिप्स वगैरह आते हैं, जो ये आप देखिए ये पूरा ये बना हुआ है, उनको यदि सुएज़ कैनाल ना हो इस जगह पर तो उन्हें इस तरफ से पूरा लंबा जो गोल चक्कर है या अफ्रीका का वो खाकर आना पड़े यदि वो एशिया के साथ किसी प्रकार का व्यापार चाहते हैं तो वो टाइम वाइज और अदरवाइज भी बहुत महंगा पड़ता है। तो सुएज़ कैनाल जो है वो व्यापार की दृष्टि से यूरोप के लिए और जो वेस्टर्न कंट्री पूरा बल्कि अमेरिका भी है, वहाँ से जो आने वाले जो शिप्स हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ऐसे में जो इजिप्ट के नेता थे, जो प्रेसिडेंट थे गमाल अब्दुल नासिर, उन्होंने सुएज़ कैनाल का राष्ट्रीयकरण कर दिया कि ये इजिप्ट की प्रॉपर्टी है एक तरह से। और इस बात को लेकर ये जो बाकी देश थे यूरोप के, ये बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि इजिप्ट इस तरह का एक कब्जा कर रहा है जिससे कि उनका जो व्यापार है वो प्रभावित होगा। और ऐसे में ख़ास तौर पे इज़राइल ने, जो कि मध्य पूर्व में स्थापित हो चुका था 1948 में, इज़राइल ने वहाँ पर फ्रेंच और ब्रिटिश सेना के साथ मिलकर एक बार को लगा कि हमला कर दिया। और ऐसे में जब स्वाभाविक रूप से मैंने आपसे कहा कि जहाँ पर यदि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो खड़े होते थे तो तुरंत से जो ऑपोजिट पार्टी होती थी उसको सपोर्ट करने के लिए यूएसएसआर खड़ा हो जाता था। और ऐसे में नासिर के सपोर्ट में यूएसएसआर जो है वो तुरंत खड़ा हो गया। और एक बार को लगा कि अब इन दोनों मतलब सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई है, स्थितियां बहुत ख़तरनाक हैं। और इस बात की कि एक बार को लेके बहुत चिंता हो गई कि लगा कि ऐसा लगता है कि अब युद्ध को रोका नहीं जा सकेगा। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी और दोनों ही साइड्स ने ये बेहतर समझा कि अपनी अपनी सेनाओं को विड्रॉ कर लिया और किसी तरह युद्ध को रोक लिया गया। तो ये 2-3 घटनाएं फिर ऐसी हुई जिनके कारण दोनों देशों के मध्य जो है वो संबंध फिर से काफ़ी टेंस होने लगे। और ऐसे में ज़रूरत महसूस की जाने लगी कि क्यों ना एक पीस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए जहाँ की सब लोग आपस में बैठकर अपनी अपनी समस्याएं रखें और शांतिपूर्ण तरीके से इन समस्याओं का हल ढूंढें। और इसके लिए पेरिस में पीस कॉन्फ्रेंस 1960 में बुलाई गई। दोनों ही पार्टीज इस चीज़ के लिए तैयार थी। वो सोवियत यूनियन और इसमें ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह भी शामिल थे। इस दौरान सोवियत यूनियन ये चाहता था कि बर्लिन को एक फ्री सिटी डिक्लेयर कर दिया जाए। और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी उनको भी लग रहा था कि काफ़ी मामलों में जिस तरह की पॉलिसीज़ सोवियत संघ अपना रहा है उस पर एक तरह का प्रॉब्लम दर्ज करा दी जा सकती है और आपस में संबंधों को किसी तरह बेहतर बनाया जाए। और उन्हें ये डर था कि बर्लिन या जर्मनी से आगे अब सोवियत प्रभाव किसी तरह ना बढ़े। लेकिन कुछ परिस्थितियां फिर ऐसी बनी कि U2 कांड इसे कहा जाता है कि सोवियत एयर स्पेस में एक प्लेन मार गिराया जाता है और जिसका जो पायलट था वो बच गया और उसे सोवियत संघ ने गिरफ्तार कर लिया। और उस पायलट ने ये कहा कि वो एक स्पाई प्लेन था
कि जिसे कहते हैं गुप्तचर, एक जासूसी प्लेन था। और आइसेनहावर ने, राष्ट्रपति आइसेनहावर ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा नहीं, ये तो केवल एक मौसम विज्ञान के संदर्भ में जानकारी एकत्रित करने वाला प्लेन है। लेकिन जो प्लेन का पायलट था उसे ज़िंदा पकड़ लिया गया था और उसने कहा कि नहीं, वो एक जासूसी विमान उड़ा रहा था। और इस बात से एक तरफ जब पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस की बात हो रही थी, लेकिन ख्रुश्चेव जो थे यूएसएसआर के राष्ट्रपति, उन्हें बहुत ख़राब लगा। उन्हें लगा कि एक तरफ तो हम संबंधों के बेहतरी की बात कर रहे हैं, लेकिन यूएसए जो है वो अभी भी अपनी गतिविधियों से बाज नहीं आ रहा। और अपनी जो कार्यवाही है, उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मतलब जिसे कहते हैं अंग्रेजी में कि ही वॉज बीइंग टेकन फॉर अ राइड, या उन्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और क्रुश्चेव ने कहा कि आइसेनहावर इसके लिए माफ़ी मांगे, और उन्होंने बार बार इंसिस्ट किया और आइसेनहावर ने मना कर दिया। और ऐसे में क्रुश्चेव जो है वो इस मीटिंग को, इस शिखर सम्मेलन को छोड़कर चले गए। तो ये सोचा गया था कि कुछ निशस्त्रीकरण से संबंधित कुछ जिसे कहते हैं कोई ट्रीटी होगी, संधि होगी, वो सारी संभावना समाप्त हो गई। इस बीच जॉन एफ कैनेडी जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। और कैनेडी, स्वाभाविक रूप से मैंने कहा, जब कैनेडी बने तो वे अपने साथ अपना एक नया नज़रिया, एक नया पर्सपेक्टिव लाए। और उन्हें लगा कि यूएसए को बहुत ज़रूरत है कि वो अपनी डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाए, प्रतिरक्षा पर बढ़ाए अपना खर्चा। इसके लिए सबमरीन्स हों, मिसाइल फायरिंग कैपेबिलिटीज़ हों, सरफेस टू एयर मिसाइल्स हों, और मिसाइल सिस्टम्स के और लॉन्ग रेंज, बहुत लंबी दूरी तक मार करने वाले जो मिसाइल्स हैं वो हों। और कैनेडी ने भी कई सारे ऐसे कार्यक्रम इंट्रोड्यूस किए जिनको ऑलरेडी आइसेनहावर ने भी जिस बात को महसूस किया था, पर आइसेनहावर ने उनको बहुत जिसे कहते हैं एग्रेसिवली उनको फॉलो नहीं किया था कि ये बहुत ज़रूरी है कि लैटिन अमेरिका, एशिया और अफ्रीका पे कॉन्सेंट्रेट किया जाए, क्योंकि उन्हें लगा कि यहाँ के देश कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट प्रभाव में आ रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और जो महत्वपूर्ण घटना हुई, जिससे कि जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था कि संबंधों में किसी प्रकार का शिथिलता आएगी, या जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं उसमें कुछ स्थितियां बेहतर होंगी, वैसा नहीं हुआ। और एक जो महत्वपूर्ण घटना इस संदर्भ में हुई वो थी बर्लिन वॉल का बनाया जाना। बर्लिन में मैंने आपसे कहा था कि लगातार बहुत टेंशन रहती थी। और इस दौरान ये हुआ कि अब चूंकि वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी दो अलग अलग देश बन गए थे, लेकिन दोनों की अलग प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं थीं। लेकिन ऐसा होने लगा कि ईस्ट जर्मनी से काफ़ी सारे लोग वहाँ की कुछ अर्थव्यवस्था से परेशान थे। उन्हें लगा कि वेस्ट जर्मनी में प्रोडक्शन सिस्टम्स जो हैं वो बेटर हैं, और काफ़ी लोग इस ओर आने लगे। तो सोवियत संघ इस बात से थोड़ा सा अलार्म हो गया, और उन्हें लगा कि ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो ईस्ट वेस्ट जर्मनी के बीच का एक तरह का इंटरैक्शन है, इसे किसी तरह से रोका जाए। और इसके लिए बर्लिन में के बीचों बीच एक वॉल बना दी गई, और वेस्ट जो है इसके खिलाफ था, लेकिन चाह कर भी वे इस संदर्भ में कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स नहीं ले पाए। इस बीच 1962 की एक महत्वपूर्ण घटना और घटती है, जिससे कि एक बार को ऐसे लगा कि दोनों महाशक्तियां बिल्कुल एक दूसरे के सामने आ गई थीं, और एक बार को तो ऐसे लगा कि अब युद्ध को किसी भी स्थिति में रोका नहीं जा सकता। जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि दोनों ओर से इस बात के प्रयत्न होते थे, दोनों ओर से इस बात की भावनाएं व्यक्त की जाती थी बार बार
कि दोनों देशों के मध्य संबंध बेहतर होने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं विश्व में कोई घटना ऐसी हो जाती थी और ये दोनों कंट्रीज़ जो है वो अपने आप को उस सब में इन्वॉल्व होने से नहीं रोक पाते थे। मैंने यहाँ पर एक मैप दिखाया है जिसमें आपको क्यूबा की पोजीशन बताने की कोशिश की है, जिससे कि आप इस सिचुएशन की जो ग्रेविटी थी कि कितनी सीरियस सिचुएशन ये हो सकती थी, इसके बारे में आप थोड़ा अच्छे से समझ पाएँ। 1962 की बात है। इससे पहले 1959 में क्यूबा में फिदेल कास्त्रो की सरकार स्थापित हो गई थी। उससे पहले फल्गेंसियो बतिस्ता की सरकार थी, मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी, तानाशाही थी, जिसे कि उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था, उसके खिलाफ विद्रोह हो गया था। फिदेल कास्ट्रो उस सारे जो मूवमेंट था उसके महत्वपूर्ण नेता थे और कास्त्रो ने उसके बाद सरकार संभाली। कास्त्रो की कम्युनिस्ट लीनिंग्स थी और क्यूबा एक बहुत छोटा सा देश है कहने को, लेकिन अमेरिका के बहुत पास है। तो अब क्यूबा में जिस तरह से कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना थी, एक साम्यवादी सरकार की स्थापना थी, अमेरिका को लग रहा था कि साम्यवाद जो है वो बहुत उसके करीब दस्तक दे रहा है। और फिदेल कास्त्रो की सरकार को यूएसएसआर ने, क्योंकि उन्हें एक तरह से पूरे अपने उसकी रीबिल्डिंग करनी थी, अपनी पूरी इकोनॉमी की, अपनी व्यवस्थाओं की, और इसके लिए यूएसएसआर की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलने लगा। और इस बात से अमेरिका जो है वो थ्रेटन महसूस करने लगा। अमेरिका का कहना ये था कि सोवियत संघ जो है वो क्यूबा को सपोर्ट इसलिए दे रहा है कि वो यहाँ पर ऐसे हथियार ला सके जिससे कि कभी ज़रूरत पड़े तो अमेरिका के ख़िलाफ़ इन हथियारों को इस्तेमाल किया जा सके। क्यूबा में कुछ अमेरिकन प्रॉपर्टीज़ थी, उनको क्यूबा की सरकार ने नेशनलाइज कर दिया और इससे अमेरिका का ये जो फीलिंग थी कि वाकई में उनके इरादे जो हैं वो किसी भी तरह से बहुत अच्छे नहीं हैं, और कहीं ना कहीं सोवियत संघ इस पूरे मामले में इसीलिए इन्वॉल्व हो रहा है क्योंकि सोवियत संघ एक तरह से अपना एक वहाँ पर मिलिट्री बेस या कैंप जो है वो बनाना चाह रहा है। और ऐसे में अमेरिका जब थ्रेटेंड हुआ तो उन्होंने बे ऑफ पिग्स की नाम की एक जगह कहलाती है, वहाँ पर एक अटैक करवाया और एक तरह से क्यूबा की जो सरकार थी उसे गिराने की कोशिश की गई। और उन्होंने उसके लिए कि उन्हें किसी भी प्रकार की सैनिक सहायता या कि और प्रकार की सहायता ना मिले, उसके लिए एक नेवल ब्लॉकेड उन्हें लगा दिया गया। और ऐसे में यूएसएसआर ने कहा कि ये जो ब्लॉकेड है इससे उबरने के लिए वे क्यूबा की मदद करेंगे। और ऐसे में एक बार को ऐसे लगा कि दोनों ही देश एक दूसरे के सामने आ गए थे। इधर अमेरिका था जिसने कि ब्लॉकेड लगा दिया था और दूसरी तरफ सोवियत संघ था जो कि क्यूबा के मदद के नाम पर वाकई में अपने शिप्स को और वॉरहेड्स को इस तरफ मूव करने लगा था। लेकिन यूनाइटेड नेशंस की मदद से और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ की मध्यस्थता के कारण इस क्राइसिस को अवॉइड कर दिया गया। लेकिन एक बार को तो ऐसा लगा कि ये दोनों, अब इन दोनों के बीच की जो टकराहट है उसको नहीं रोका जा सकता। तो बच्चों, ये थी 62 तक की कहानी। जब इस पूरी भावना के बावजूद कि शांति होनी चाहिए, निशस्त्रीकरण होना चाहिए, लेकिन दोनों ही देश जो है और दोनों ही देश के नेता अपने आप को नहीं रोक पाए, और जो रिज़ल्ट होता था वो ये था कि टेंशन्स जो हैं और बढ़ी, और इस काल में भी ये जो शीत युद्ध था उसमें नई गर्मी आई और उसमें और ज़्यादा एस्केलेशन जिसे हम कहते हैं वो ज़्यादा बढ़ा। आगे का जो इतिहास है वो आने वाली क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।